हेलो बच्चों। पिछले दो वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर सेट ए के एमसीक्यूज और एजर्शंस एंड रीजंस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम इसी सेट के सेक्शन बी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सभी क्वेश्चंस का आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 21, उसमें दिया गया है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन का नाम बताएं इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन जो है वो आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में दी गई एक्टिविटी 1.4 पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब हम इस एक्टिविटी में ये है कि जब हम वाटर में एक बीकर ले लें, उसमें वाटर डाल दें और उसमें फिर कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, तो जो रिएक्शन आपको मिलेगी वो ये होगी। तो रिएक्शन होगी CaO प्लस H2O इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी रिलीज होती है इसमें। तो यहां पर एक चीज आप समझिए कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कहलाता है आपका क्विक लाइम, और इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पर जो है, इसको अगर इसकी मैकेनिज्म हम समझें तो यहाँ पर कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी 2+ होती है, ऑक्सीजन की 2- होती है। तो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा Ca2O2, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल रेशियो ले लेते हैं 2 1 2 2 1 2, तो ये CaO। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+, और हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी होती है -1, तो यहाँ पर भी क्रिस क्रॉस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा Ca, यहाँ पर 1 आ जाएगा और OH के साथ 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअली में, ये इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली में एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और साथ साथ इसमें हीट भी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो ये इसका आंसर था। दूसरा यहां पर क्वेश्चन हम लेते हैं, यानी कि 22 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें है कि स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो नीचे दिए गए ये 4 जो उसके जो पार्ट हैं, यानी कि मतलब उससे रिलेटेड जो ऑप्शन दिए हैं, तो इसके एक एक जो है रोल को आपको बताना है। पहला इसमें है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा विली, एनल स्पिंस्टर और लाइपेस। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो यूज हैं, इसमें 2 यूज पूछे हैं, एक यूज पूछा है। तो हम यहां पर इसके यूजेस फिलहाल बता दे रहे हैं आपको। तो एसिड जो है वो इसके 2 फंक्शंस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इट किल्स द जर्म्स विच एंटर्स विद द फूड इन स्टोमक। यानी जो हम खाना खाते हैं तो उसके साथ जो जर्म्स पहुंचते हैं तो उनको किल करने का काम होता है। और दूसरा भी इसका फंक्शन आप समझ लीजिए। दूसरा इसका फंक्शन जो है वो है कि ये जो पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन जो है एंजाइम है, इसको ये एक्टिवेट कर देता है जो है, ताकि ये प्रोटीन्स पर एक्ट कर सके। यानी पेप्सिन प्रोटीन्स पर एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है
ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो पेप्साइनोजेन जो होता है ये आपका इनएक्टिव होता है, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में चेंज कर देता है। दूसरा ये पूछ रहे हैं विली के फंक्शन के बारे में। और सिंगुलर में इसको कहते हैं विलस। ये जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर लाइनिंग है यानी इनर सरफेस है, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हमारे उंगलियों की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी उंगलियों की तरह उसके उभार होते हैं जैसे हमारी उंगलियां होती हैं। और इनका काम होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस surface area of the intestine। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, यानी जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करके और ब्लड में पहुंचाने का काम ये विली जो है करते हैं। तीसरा जो पूछ रहे हैं वो है एनल स्फिंक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि द एनस हैज़ सर्कुलर मसल्स, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर्स, टू कीप इट क्लोज्ड, यानी ये एनस को क्लोज करते हैं एक्सेप्ट व्हेन पासिंग बॉवेल्स, यानी एनस में सर्कुलर मसल्स होते हैं जिनको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, और ये इसको क्लोज करते हैं सिवाय उस वक्त के जब बॉवेल्स यानी कि जो हमारा फीजेस वगैरह या मल बाहर जब आता है तो उसके अलावा ये बंद रहता। तो ये मतलब उसको कंट्रोल करता है, उसको क्लोजिंग का काम करता है। तो ये आपका एनल स्फिंक्टर्स है। तीसरा ये फोर्थ जो है ये पूछ रहे हैं लाइपेज का फंक्शन। तो लाइपेज का जो फंक्शन होता है ये एक तरह का एंजाइम होता है, और इसका फंक्शन होता है टू डाइजेस्ट फैट्स इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो लाइपेज जो है वो फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 23। इसमें दो पार्ट दिए हैं, एक पार्ट ए है और दूसरा और में दिया हुआ है बी पार्ट। तो उन दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, यानी कि जो सेंसिटिव प्लांट जैसे टच मी नॉट प्लांट है तो इनका मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट से किस तरीके से अलग है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जो यहाँ पर जो सेंसिटिव प्लांट की लीव्स का जो मूवमेंट है वो एक्चुअली नेस्टिक मूवमेंट्स में आता है। तो यानी कि हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जो नेस्टिक मूवमेंट्स है वो क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए ऑल दोज मूवमेंट्स
which are directed neither towards nor away from the stimulus such movements are called nastic मूवमेंट्स। यानी कि ये जो मूवमेंट्स होता है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि किसी एक डायरेक्शन के स्टिमुलस का मतलब होता है जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आता है ऑर्गेनिज्म का तो या जो मूवमेंट होता है तो अगर वो मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ उसका कोई डायरेक्शन ना हो तो इस तरह के मूवमेंट्स को हम नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। जबकि जो रूट का मूवमेंट होता है ग्रेविटी की तरफ तो ये जो है आपका ट्रॉफिक मूवमेंट में आता है। तो जो आपका ट्रॉफिक मूवमेंट्स तो इसकी डेफिनेशन है कि द मूवमेंट किसी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस की तरफ डायरेक्शन हो या उससे अवे डायरेक्शन हो यानी कि स्टिमुलस की टूवर्ड्स उसका डायरेक्शन हो या उससे अवे डायरेक्शन हो उसको हम ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट या हम इसको ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें इन्होंने दिया है रूट का जो मूवमेंट होता है ग्रेविटी की तरफ तो हम उसको कह सकते हैं कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या पॉजिटिवली ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द रूट। यानी आपने देखा होगा जब भी हम प्लांट को लगाते हैं तो उसकी जड़ नीचे की तरफ जाती है मिट्टी के अंदर तो वो आपका जो है ट्रॉपिक मूवमेंट है रूट का। और ये पॉजिटिव यानी कि ग्रेविटी की तरफ जाती तो इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा या पॉजिटिवली ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। और जबकि जो स्टेम होती है वो ऊपर की तरफ जाता है तो ये आपका नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो आपका सेंसिटिव प्लांट की जो लीव्स का जो मूवमेंट होता है वो आपका होता है नेस्टिक मूवमेंट यानी कि उसका स्टिमुलस की टूवर्ड्स या अवे से कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डायरेक्शन होता है जैसे कि रूट का डायरेक्शन होता है ग्रेविटी की तरफ तो ये ग्रेविटी की तरफ उसका पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए हम उसको कहेंगे पॉजिटिवली ट्रॉपिक मूवमेंट या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और स्टेम का जो डायरेक्शन होता है वो अवे होता है फ्रॉम द ग्रेविटी तो उसको हम कहेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक या नेगेटिवली ट्रॉपिक मूवमेंट फ्रॉम द ग्रेविटी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब बी वाले पार्ट में ये कह रहे हैं और वाला जो है या वाला कि देयर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट्स एक हार्मोन है जो रेगुलेट करता है कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में। नेम द हार्मोन उस हार्मोन का नाम बताएं एंड द ग्लैंड और उस ग्लैंड का नाम बताएं विच सिक्रीट इट जो इसे सिक्रीट्स करता है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट क्यों ये महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है फॉर अस हमारे लिए टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट कि हम लोग अपने खाने में आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करें। तो हमारी बॉडी में वो हार्मोन जो कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स को और बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है वो आपका होता है थायरोक्सिन एंजाइम। ये थायरोक्सिन एंजाइम कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को और बैलेंस्ड
ग्रोथ जो है उसके लिए जिम्मेदार होता है ये। और यहाँ पर ये जो सिक्रीट होता है वो होता है थायराइड जो ग्लैंड होता है, एक लार्ज ग्लैंड होता है ये। वहाँ से ये थायरोक्साइन एंजाइम सिक्रीट होता है। अब यहाँ इसी के अंदर जो क्वेश्चन था कि क्यों हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए, तो जब थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ये थायरोक्सिन को एक्सेस में सिक्रीट करने लगता है, यानी ज़्यादा रिलीज करने लगता है, और ये इनलार्ज हो जाता है, नहीं फूल जाता, ये इनलार्ज हो जाता नहीं फूल जाता, बड़ा हो जाता है। और इस वजह से देखा होगा कि जो नेक होता है, गला होता है, जो वो सूज जाता है और आई बॉल्स जो होती हैं वो बल्ज बाहर निकलने लगती हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सोफैथेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोफैथेल्मिक ग्वाइटर, इस कंडीशन को। एक्सोफैथेल्मिक ग्वाइटर इस कंडीशन को कहा जाता है जहां पर थायरोक्सिन जो है ये एक्सेस में रिलीज होने लगता है। जब एक्सेस में रिलीज होगा तो हमारा जो गला जो है, ये नेक जो है वो सूज जाता है। और ये जो स्वेलिंग ऑफ द थायराइड जो है, यानी थायराइड जो ग्लैंड जो है, इसका जो स्वेलिंग अप होना है, ये आपके आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, यानी कि ये केस आयोडीन डेफिशिएंसी से भी होता है। तो इसी वजह से हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 24। उसमें पूछा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है और उस कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज की पोजीशन बतानी है कि कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें जो उभरा हुआ पार्ट है वो मिरर होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनर सरफेस पॉलिश की होती है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इसका फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर पर है रखा हुआ। फोकल लेंथ दी है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर रखा होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दी है u। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो हमेशा हमेशा ऑलवेज नेगेटिव ली जाती है, चाहे वो मिरर का केस हो चाहे लेंस का केस हो। तो u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर की, तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो और चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि वो राइट साइड में होती है। तो फोकल लेंथ यहाँ दी है 15 सेंटीमीटर। तो v यहाँ पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम यहाँ पर मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर 1/v हम यहीं पर रखेंगे, u को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f की जगह यहाँ पर रख देंगे 15 माइनस 1/u की जगह यहाँ रखेंगे 10। तो माइनस का 10, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। एलसीएम ले लेंगे, 30 एलसीएम होगा। 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 प्लस 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3। 1/v इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। इधर हम रिवर्स करेंगे तो v/1, तो इधर भी ये रिवर्स हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल, तो 6/1, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो 6 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं और करके। तो इसमें जो ए पार्ट है उसमें दिया है कि शो
आप दिखाएं हाउ यू वुड कनेक्ट, कि कैसे तुम कनेक्ट करोगे 3 रेजिस्टर्स को, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, so that the combination has a resistance of 9 ohm. Also justify your answer. तो यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 3 हैं 6 ओम के, तो इनका हमें जो इक्विवेलेंट निकालना है वो है 9 ओम। यानी किस तरीके से हम इनको कनेक्ट करें कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम निकल कर आए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट निकल के आता है वो सबसे छोटे तो जो निकल के आता है तो वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से और उसकी वैल्यू बड़ी ही होगी। तो और ये भी है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट निकल कर आता है वो उनका अलजेब्रिक सम निकल के आता है। यानी सीधा सीधा आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दें सिंपली, वही उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। यानी सीरीज में हो जाता है R=R1 + R2 एंड सो ऑन। तो ये अगर हम यहाँ पर इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा। तो यानी 9 ओम सीरीज में जोड़ने पर नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ दें तो पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट निकल कर आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। यानी तीनों का अगर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालें तो वो 6 ओम से हमेशा छोटा होगा, यानी तीनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में। तो इससे भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम मिक्स्ड तरीके से अगर हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है। तो हम इस तरीके से करेंगे कि पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर हम 6 ओम को सीरीज में ले लें और बाकी दोनों को आपस में पैरेलल में लगा दें। तो यहाँ पर जो है ये 6 ओम है। अब इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले तो आप इन दो 6 ओम का पैरेलल निकालें। तो हमने मान लिया कि इन दोनों का ये जो 6 ओम और 6 ओम दिए हुए हैं पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट मान लीजिए R है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, वैसे तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है वो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस दिए तो उनका सिंपल फार्मूला होता है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें R1 R2 अपॉन R1 + R2 और उनके सम से डिवाइड कर दें। तो यहाँ R1 R2 कितना है, दोनों सेम है, तो 6 × 6 अपॉन और इनका जो है ऐड कर दें 6 + 6 12, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, ये आ गया 3 ओम। अब ये इनका जो इक्विवेलेंट निकल के आया है वो है 3 ओम, जो कि इस 6 ओम के साथ सीरीज में है। यानी ये इस तरीके से सर्किट को बना सकते हैं 6 ओम 3 ओम। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट आप मान लें R' और ये आपस में सीरीज में है, तो ये ऐड हो जाएंगे 6 + 3 = 9 ओम। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब ये बहुत लेंथी वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं अगले क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर